इस वीडियो में आप देखोगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब तक पहले वाली वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं फंजाई क्या है, हमारे यूजफुल फंजाई क्या है, हार्मफुल फंजाई क्या है, फंजाई का स्ट्रक्चर क्या है, माइसीलियम, हाइफी, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देखोगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये देखते हैं। तो दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन फंजाई में देखने से पहले हमें रिप्रोडक्शन वर्ड को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये रिप्रोडक्शन वर्ड है क्या। रिप्रोडक्शन दोबारा प्रोड्यूस करना। अपने जैसा ऑर्गेनिज्म, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म नया बना देता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। अपने जैसा ऑर्गेनिज्म नया प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। और ये किस में हो रहा है रिप्रोडक्शन, फंजाई में। जब फंजाई अपने जैसा फंजाई नया प्रोड्यूस कर दे तो इसका मतलब क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो चुका है। अब ये रिप्रोडक्शन फंजाई में दो तरीके का होगा। पहले वाला है एसेक्सुअल और आगे वाला जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल का मतलब है जिसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता हो, केवल एक पेरेंट पार्टिसिपेट करता है तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और अगर दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, दो पेरेंट आए और आपस में उन्होंने भाग लिया और नया ऑर्गेनिज्म बना दिया तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड इन asexual reproduction, two parents are involved in sexual reproduction। तो asexual reproduction फंजाई में कौन से तरीके का होगा, एक तो फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन है, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके का नॉर्मली होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये कोई आईवी है, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, तो ये अलग बन जाएगा, ये अलग बन जाएगी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेंगे और ये नई ग्रोथ करने लग जाएगा। तो यानी कि जब कोई फिलामेंट टूट जाता है और हर एक टूटा हुआ हिस्सा नया ग्रो करने लगता है तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फिजन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड हो जाए। ये मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है और ये डिवाइड होके तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बना लेता है या दो से ज्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बना लेता है। यहाँ टूट रहा है और यहाँ भी क्या है, डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, फिजन हो जाएगा। अब आ जाता है बडिंग। बडिंग में छोटी सी आउट ग्रोथ निकलती है। कोई ये ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे छोटी सी आउट ग्रोथ निकली और ये आउट ग्रोथ निकल के उसके बाद डिटैच हो जाती है और ये नया ऑर्गेनिज्म ये डिटैच हो जाएगी मेन बॉडी से और ये आउट ग्रोथ जो है अलग होकर नया ग्रो करने लगेगी, नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, बडिंग। और इस तरह की जो आउट ग्रोथ थी इसे हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं इसे। तो फिजन डिवाइड हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। फ्रेगमेंटेशन टूट जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन और फिजन कुछ सिमिलर मीनिंग्स हैं,
लेकिन ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स के द्वारा भी होता है। स्पोर छोटे छोटे बनते हैं और वो स्पोर्स नए ग्रो करेंगे और नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो एक तो ये प्रोसेस हो जाएगी और एक है बाय स्पोर्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू ही बनता है। छोटे छोटे स्पोर जो होते हैं उनके थ्रू भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। स्पोर्स जो है छोटे छोटे ये हैं, ये स्पोर हैं। ये क्या करेंगे, ये नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो इस तरह के को क्या कहेंगे, स्पोर्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और ये स्पोर ये है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, स्पोर्स इसमें लगे और नीचे गिर के नया वो ऑर्गेनिज्म बना दिया, ऐसे बना दिया। तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटे छोटे बीज जैसे स्ट्रक्चर से भी होता है। और ये बीज जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोर। और ये स्पोर जो हैं किसी के अंदर बनते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। तो अब स्पोर्स के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से इनके स्पोर्स के नाम भी अलग अलग हैं। जैसे क्या क्या है, कॉनिडिया। कॉनिडिया पेनिसिलियम में होता है। स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, ये स्पोर हैं। एक और कह सकते हैं हम जू स्पोर। ये छोटे छोटे बीज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये अलग अलग किसी, मान लीजिए बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के फंजाई पाए जाते हैं। ढेर सारे ऑर्गेनिज्म में फंजाई के, किसी ऑर्गेनिज्म में कॉनिडिया के द्वारा होगा तो किसी ऑर्गेनिज्म में स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होगा तो किसी में जूस्पोर के द्वारा होगा। ये मूवमेंट नहीं करता। जूस्पोर का मतलब मूवमेंट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में दो तरीके से होता है। एक तो ये वाली प्रोसेस सिंपल प्रोसेस के द्वारा, जिन्हें फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग कह रहे हैं। और एक जो है बाय स्पोर्स के द्वारा। ये स्पेशल नाम है उनके, आप इनको याद कर लेना। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर है। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं और इसमें भी गैमीट बनते हैं। छोटे छोटे गैमीट जो होते हैं आपस में आते हैं, फ्यूज कर जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस तरह को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होंगे, दोनों पेरेंट्स अलग अलग गैमीट बनाएंगे, वो आपस में फ्यूज होंगे और नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे एस्कोस्पोर्स है, oospores है, बेसिडियोस्पोर्स है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ गैमीट्स के फॉर्म में देते हैं हम। एस्कोस्पोर्स, oospores, बेसिडियोस्पोर्स। आप इनको याद रखेंगे। अलग अलग मैं बताऊंगा, अलग अलग क्लासेज में हम फंजाई को डिवाइड करते हैं। हर एक क्लास के अलग अलग हमारे स्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स, oospores और बेसिडियोस्पोर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, थोड़ा उसको जान लेते हैं। It includes 3 steps.
तीन स्टेप को फॉलो करता है ये। पहली वाली क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। दूसरा वाला फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तीसरा वाला मियोसिस अकर इन जाइगोट। ये हम तीन देखेंगे कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई और मियोसिस इन जाइगोट। अब ये है क्या, ये तीन लफड़े क्या हैं, तीन स्टेप्स ये है क्या। अब इनके अंदर लोचा को समझेंगे। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म ये है, एक ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। इनके स्कोर ले लिए, ये अलग अलग स्कोर हैं। अब आपस में ये फ्यूज हो जाते हैं। आपस में जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो गया। एनसीईआरटी में प्रोटोप्लाज्म लिख रखा है, इसलिए मैं प्रोटोप्लाज्म बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म भी कर सकते हैं, जो कहीं ज्यादा बेहतर है। साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन आपके बेसिस पे 11वीं क्लास में इतनी ज्यादा चीजें गौर नहीं करते हैं, तो आप प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट्स। अगर दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो साइटोप्लाज्म इज मोर करेक्ट देन प्रोटोप्लाज्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लें, प्रोटोप्लाज्म कर लें, साइटोप्लाज्म कर रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये प्रोटोप्लाज्म आपस में हुआ, ये अलग अलग स्पोर थे, अलग अलग स्पोर आपस में मिले और इनका पीए प्रोटोप्लाज्म आपस में कंबाइन हो गया, मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर न्यूक्लियस अलग अलग है, न्यूक्लियस को मिलाया नहीं गया है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। दूसरा वाला जो स्टेप आता है वो हमारा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस अब आपस में फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ये सिस्टम था, ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे दो न्यूक्लियाई हैं, दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई को आप एक वर्ड में लिख सकते हैं, कैरियोगेमी, और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को एक वर्ड में लिख सकते हैं, प्लाज्मोगेमी। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, कैरियोगेमी, हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखी हमने कि पहली वाली बात प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, दूसरी वाली में न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो गया, और तीसरी वाली बात आती है मियोसिस अकर इन जाइगोट। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। इस वाले स्ट्रक्चर को जाइगोट कहेंगे। जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा और हैप्लॉइड कंडीशन बनेगी। आपको पता हो तो दो कंडीशन होती हैं, एक हैप्लॉइड कंडीशन होती है और एक डिप्लॉइड कंडीशन होती है। हैप्लॉइड कंडीशन में सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 होता है, एक क्रोमोसोम्स का सेट पड़ा होता है, यानी कि बोले तो एन कंडीशन। और बात करें अगर डिप्लॉइड कंडीशन की, तो क्रोमोसोम्स के 2 सेट पाए जाते हैं, तो उसे हम डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, बोले तो 2n कंडीशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 के 2 सेट पाए जाते हैं,
एक 23 का ये सेट है, दूसरा ये सेट है, तो इसको हम क्या कहेंगे 2n कंडीशन। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे वो 46 क्रोमोसोम रहेंगे। और एक कंडीशन ये आती है जिसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इस कंडीशन को हम एन कंडीशन कहेंगे, इसे हैप्लॉइड कंडीशन कहेंगे क्योंकि क्रोमोसोम्स का एक सेट पड़ा है। इसको हम डिप्लॉइड कंडीशन कहेंगे क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स के दो सेट पड़े हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे डिप्लॉइड कंडीशन, और इसे हम क्या कहेंगे हैप्लॉइड कंडीशन। समझ में आ गया भाई। अच्छा, यही वाली बात यहाँ देखेंगे कि पहले इनमें जो थे मैंने बताया था ये एक स्पोर होता है, ये एक स्पोर होता है, इनमें आपस में ये फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद एक कंडीशन बनी। पहले इसमें एन कंडीशन थी, इसमें भी एन कंडीशन थी। आपस में जब ये फ्यूज हुए तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनेगी 2n कंडीशन बनेगी। अब यहाँ पे एक मियोसिस डिवीजन होता है। सेल में दो तरह के डिवीजन होते हैं, मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन। ये दो हमारे डिवीजन होते हैं। आप शायद इसको 11th चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। माइटोसिस डिवीजन एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें पहले अगर जितने क्रोमोसोम हैं, अगर मान लो पहले 40 क्रोमोसोम हैं, तो माइटोसिस डिवीजन में दो सेल बनेंगी, सेल डिवाइड करेगी, दो सेल बनेंगी और हर एक सेल में 40 ही क्रोमोसोम रहेंगे। लेकिन मियोसिस डिवीजन की बात करें, मियोसिस डिवीजन में डिवीजन होने के बाद 4 सेल बनती हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। बोले तो यहाँ पर 40 है तो हर एक सेल में वहाँ पर 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये कहानी है। तो अब यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा तो 4 सेल बनेंगी और 4 सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे, हर एक सेल में n क्रोमोसोम नंबर रहेगा। ये इसकी प्रोसेस क्या है, फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि माइटोसिस डिवीजन में दो सेल बनती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने क्रोमोसोम पहले थे उतने बाद में रहते हैं। मियोसिस डिवीजन में 4 सेल बनती हैं, जितने पहले क्रोमोसोम थे उसके अब आधे हो जाते हैं। और इसकी प्रोसेस क्या है वो आप इंतजार करें, या फिर मियोसिस और माइटोसिस नाम से मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जो 12th क्लास में है, आप उसे देख लें फिलहाल, नहीं तो फिर इंतजार करें 11th चैप्टर को आने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है मियोसिस डिवीजन हो जाएगा और ये जो जायगोट है एन कंडीशन में बढ़ जाएगा और 4 सेल यहाँ पर बन जाएंगी, जायगोट यहीं तक रहेगा। अब यहाँ पे क्या है नया ऑर्गेनिज्म बनने लगेगा और ये फिर फाइनली जो है सेल ग्रोथ करने लगे जाती है तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हमने 3 स्टेप देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला है प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, दूसरा है कैरियोगेमी, न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, तीसरा है मियोसिस हो गया जायगोट में। अब यहाँ पे कुछ 2 आप क्लासेस देखोगे आगे, एक होता है एस्कोमाइसिटिस, दूसरा वाला जो होता है बैसिडियोमाइसिटिस। इनमें क्या होता है कि कुछ समय तक, ये पहली वाली कंडीशन जो थी हमारी कौन सी थी, प्लाज्मोगेमी की, ये पहली वाली कंडीशन किसकी थी, प्लाज्मोगेमी की। प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो गए, 2 न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया है कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद ये 2 न्यूक्लियाई तुरंत फ्यूज नहीं होते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही पड़े होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस, एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियन। और सेल की जो ये फेज है भाई, कई फेजेज में सेल चलती है, इस फेज को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियो फेज। तो यहाँ लिख सकते हैं when 2 nuclei present in cell, जब 2 न्यूक्लियाई सेल में प्रेजेंट होते हैं, दिस condition is called डाइकैरियन।
इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डाई कैरियन कंडीशन कहेंगे। और जब ये फेज जो होती है, इस फेज को हम क्या कहेंगे, डाई कैरियो फेज। This phase is called dikaryophage। dikaryophage और डाइकैरियन ये जो है किस तरह के ऑर्गेनिज्म में आएगी भैया, ये दो हमारी क्लासेस में आएगी। इसके एग्जांपल लिख सकते हैं, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। दो फेजेज में रहेगी एस्कोमाइसिटिस, दो क्लासेस में रहेगी, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। अब आपको ये नाम बड़े अजीब से लगे होंगे भाई, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस ये हैं क्या। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी में एक ही लोचा है जो ज्यादातर बच्चे घबराते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाम बड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं। आपने जो कभी सुने न हो ऐसे नाम आएंगे, और बड़े लंबे लंबे नाम आते हैं, टेरिडोफाइटा बड़ा लंबा नाम हो गया, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, थाइकोमाइसिटिस। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, लेकिन टेंशन मत लो। जब आप इन नाम को दोबारा इन नाम के साथ दोस्ती करोगे ना, बार बार इनको देखोगे, इनको याद करोगे, तो कुछ समय बाद आपकी दोस्ती इन नामों के साथ हो जाएगी और ये नाम आपके अपने हो जाएंगे। जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं, फिर वो हमारा अपना यानी कि हमारा अपनी हो जाती है या अपना हो जाता, जो भी है। तो ऐसे ही बायोलॉजी से मोहब्बत कीजिए, ये आपकी अपनी हो जाएगी। तो एस्कोमाइसिटिस ये क्लास का नाम है, बेसिडियोमाइसिटिस ये भी एक क्लास का नाम है। तो हमने देखा इस वीडियो में रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये हमारी मेन हेडिंग थी। फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब हमने देखा था रिप्रोड्यूस करना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सिंपल प्रोसेस के द्वारा देखा, फिजन के द्वारा देखा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखा, और किसके द्वारा देखा था, बडिंग के द्वारा। बडिंग मोस्टली किसमें होती है आपको पता है क्या? 10th में पढ़ के आए हो आप। बडिंग बोले तो यीस्ट, हाइड्रा, इनमें बडिंग होती है। तो हमारा हाइड्रा यहाँ पर नहीं होगा, यीस्ट फंजाई है, तो हम यहाँ पे यीस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे जो फंजाई है उसमें यीस्ट में बडिंग होती है। और स्पोर्स के द्वारा भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। स्पोर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, स्पोर्स के द्वारा देखा कौन कौन से स्पोर्स थे, जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स थे ना। तो ये स्पोर्स के द्वारा भी हमने देखा था कि कॉनिडिया स्पोर्स के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा देखा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं वो एस्कोस्पोर्स कह लो, टूस्पोर्स कह लो, और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में थोड़े अलग अलग तरह की बनावट होती है, उनको हमने नाम अलग अलग दे दिया है। बाकी ये आपस में फ्यूज होंगे। कैरियो पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर उसके बाद कैरियोगेमी होगी, फिर उसके बाद मियोसिस हो जाती है अगर हैप्लॉइड कंडीशन है तो ये आ जाती है। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में भी देख लिया आपने, क्या लोचा था। इसमें आपने ये भी देखा मियोसिस क्या होता है, थोड़ा माइटोसिस क्या होता है, हल्का सा ओवरव्यू ले लिया था। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेप भी देखी। पहली वाली स्टेप क्या थी, प्लाज्मोगेमी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है, उसे हम प्लाज्मोगेमी कह रहे थे। दूसरी वाली कंडीशन क्या थी हमारी, कैरियोगेमी, जिसमें न्यूक्लियस यानी कि एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, आपस में फ्यूज हो गया। तो
अब मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर एक है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस बोलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा है तो न्यूक्लियाई बोलेंगे। सिंगुलर न्यूक्लियस होता है, प्लूरल न्यूक्लियाई होता है। तो हमने ये वाली भी कंडीशन देख ली थी। अच्छा जी, एक और बात देखी हमने, यहाँ पे क्या बात देखी थी, प्लाज्मोगेमी हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप आई थी हमारी प्लाज्मोगेमी, दूसरे कैरियोगेमी, उसके बाद थर्ड स्टेप आई थी। कौन सी थी थर्ड स्टेप? मियोसिस हो जाता है जाइगोट में। अब मियोसिस कुछ कंडीशन में हमने देखा, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में दो कंडीशन देखी, दो लफड़े देख लिए इसमें हमने। एक लफड़ा किसका था? डाइकैरियन का, और दूसरा लफड़ा क्या था? डाइकैरियोफेज का। डाइकैरियन का मतलब एक सेल में जब दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाइकैरियन। और इस फेज को, सेल की फेज को हम क्या कहेंगे? डाइकैरियोफेज। तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी अंडरस्टैंड इन योर माइंड एंड विल बी क्लियर. If you have any problem, then you can ask me